यही तो बताया था 5। दीर्घ में बताया था 2 समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब आ है तो आ आना चाहिए, ई है तो ई आना चाहिए, उ है तो उ आना चाहिए, री है तो री आना चाहिए। ये बात हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि गुण में कि आ के बाद ई होता है तो ए होता है, आ के बाद उ होता है तो ओ होता है, और आ के बाद री होता था तो क्या होता था, अर होता था। यही तो बताया था कि आ के बाद ई उ री होता है तो ए ओ अर होता था। किसमें होता था ये? गुण संधि में होता था। फिर वृद्धि में बताया था कि आ के बाद ए या ऐ होता है तो ऐ हो जाता है, ओ या अब होता है तो अब हो जाता है। ये हमने आपको समझाया था। फिर वृद्धि के बाद यड़ में बताया था ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो ई या में चला जाता था, उ बा में चला जाता था, री रा में चला जाता था। ये हमने समझाया था आपको। फिर इसके बाद अयादि में बताया था ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर होता है तो ए जो होता है ऐ में जाता है, जो ऐ होता था वो आय में जाता था, ओ जो होता था औ में जाता था, औ जो होता था तो औ में चला जाता। तो स्वर संधि में हमने 5 आपको पिछले क्लास में समझा दिया था शब्द से। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? व्यंजन संधि पर। किस पे बात करेंगे? व्यंजन संधि। तो चलो हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। अगर हमने आपसे पूछा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, आप बोलोगे व्यंजन होगा ये मिले, चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से मिले। इसका अर्थ ये होगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, दूसरे पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो इसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो बोलोगे पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब जैसे देखो मैं पहला रूल आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे हमने ये एक लिखा है तो इसका मतलब आपको जो 5 वर्ग होता था का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग अक्षर आपके समझ में आना चाहिए कि एक का मतलब का चा टा ता पा हमने लिखा है। हमने ये का चा टा ता पा नहीं लिखा, लेकिन एक लिखा है तो इसका मतलब पहला वर्ग हमने लिखा है। कौन सा लिखा है? पहला वर्ग। तो पहला वर्ग का वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे से मिले, तीसरा का मतलब ग ज ड द बा, मतलब किसी का भी तीसरा होगा या किसी का चौथा भी हो सकता है, या अंतस्थ, अंतस्थ मतलब या लावा और इसके बाद स्वर होगा तो ये जो पहला होगा मतलब काचा टाटा पा अपने तीसरे में बदल जाता है। अपने किस में? तीसरे में। अगर इसको रूल पढ़ेंगे तो ऐसे बोलेंगे का चा टा ता पा के बाद गा जा डा दा बाहो, या घा झा धा धा भाहो, या रा ला वाहो, या कोई स्वर हो तो जो का चा का ता पा होगा वो अपने तीसरे वर्ण गा जा डा दा बा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा परिभाषा ना बता के एक लाइन में ऐसे बोलेंगे कि पहले के बाद तीसरा चौथा अंतस्थ या स्वर होगा तो पहला अपने किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा वाक धन ई से लिखा, तो देखो स्वर है तो पहला का तीसरा क्या होता है? गा होता है। का तीसरा क्या होता है? का तीसरा क्या होगा? गा होगा। तो आप इसको का को गा में लेके गए और यहाँ बड़ी की मात्रा है इस पे आपने लगा दिया तो वाक ध्वनि इस बराबर क्या हो गया? वागीश हो गया। अगर हमने ऐसे लिखा होता दिग धन अंत लिखा है तो का तीसरा क्या होता है? गा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। अगर हमने दिग धन गज लिखा होता, अब ये व्यंजन आ रहा है इस नाते ये पूरा नहीं करेगा, ये आधा ही होगा लेकिन अपने तीसरे में जाएगा। का तीसरा क्या होता है? गा होता है। तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा।
अगर हमने लिखा होता दिक धन भ्रम लिखा होता तो का तीसरा क्या होता है? गा ही तो होता है, तो ये दिग भ्रम हो जाता। अगर हमने लिखा होता अच प्लस अंत लिखे होते तो ये क्या हो जाता? अजंत हो जाता। क्या हो जाता? अजंत हो जाता। जैसे देखो अच प्लस अंत लिखा तो चा किस में चला गया? जा में चला गया, अजंत हो गया। अब अगर हमने लिखा होता अच, हमने लिख दिया सट धन आनंद लिख दिया, हमने सट धन री को लिख दिया। अब एक बात बताओ, टा का तीसरा क्या होता है? डा होता है। किस में जाएगा? किस में जाएगा? डा में। और यहाँ कौन सा मात्रा देखो? बड़ा की मात्रा। तो बड़ा की मात्रा लगा, सट धनानंद बराबर क्या हो गया? सडानंद हो गया। अब देखो सट धन री को लिखा, ये टा है, तो टा का तीसरा क्या होता है? क्या होता है? डा होता है। तो आप ऐसे करोगे सट री को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सट धन री को बराबर क्या हो गया? सट री। तो देखो का है, चा है, टा है, ता भी होगा। जैसे हमने लिख दिया उत धन योग लिख दिया तो ता का तीसरा क्या होता है? दा होता है। क्या होता है? दा हो जाएगा। तो उद्योग हो गया। अगर हमने लिख दिया उत धन, हमने लिख दिया जगत धन आनंद लिख दिया तो क्या हो जाएगा? जग दा। आ की मात्रा लगाओ, ता किस में जाएगा? दा में जाएगा। और जो बचा खुचा शब्द है जगत धनानंद बराबर क्या हो जाएगा? जगदानंद हो गया। तो का भी है, चा भी है, टा भी है, ता भी है और पा का भी शब्द हमने अगर लिख दिया अब प्लस ज, तो पा का तीसरा क्या होता है? बा होता है। क्या होता है? बा। तो ये क्या हो जाएगा? अब जो हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया अब धन द लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अब तो हो जाएगा। अगर हमने अब धन दे लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अब धी हो जाएगा। अब मतलब जल होता है। जैसे यहाँ ज मतलब लिखा, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो अब जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमल। द मतलब देने वाला, जल को देने वाला, अर्थात ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा अब। लेकिन अब भी कह दिया, ध मतलब होता है धारण करने वाला, अर्थात ये सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सागर का। तो बताओ अब किसका पर्यायवाची है? कमल का। अब किसका है? बादल का। अब किसका? सागर का। तो हमने आपको यही रूल बताया है कि पहले वर्ण के बाद कोई भी पहला हो, उसके बाद कोई का तीसरा, चौथा, अंतस्थ या स्वर होगा तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ये व्यंजन संधि का पहला रूल है। ये लिख लो आप लोग, या वैसे रहेगा इसको भेज देंगे। लिख रहे मैं समझाते पढ़ाते चलूंगा, भेज दूंगा, लिख देना। ठीक। तो पहला रूल समझ में आया कि नहीं? पहले वर्ड के बाद तीसरा, चौथा, अंतस्थ या स्वर होगा तो पहला अपने किस में बदलेगा? तीसरे में। आपको रटना नहीं है कि सट धनानन बराबर सडानन होता है। क्यों हुआ है? पहला वर्ड अपने तीसरे में गया है, पीछे जो मात्रा था उसको हमने लगा दिया है। जैसे दिग भ्रम, दिग धन भ्रम, कुछ बच्चा रट लेगा दिग धन भ्रम बराबर दिग भ्रम। क्यों हुआ? वो बोलेगा हो गया। ऐसा नहीं है। आप रूल समझो, कोई भी शब्द दिया रहेगा बहुत आसानी से कर सकते। ठीक। तो पहला रूल समझ में आया? पहला रूल हमने क्या बताया? पहले के बाद तीसरा, चौथा, अंतस्थ या स्वर होगा तो पहला अपने किस में बदलेगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो ये पहला रूल आपके सामने था। ठीक। अब देखते हैं दूसरा रूल आपके सामने लिखते हैं। अगर यही देखो दूसरा रूल, हमने दूसरा नियम जो है ये अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब हमने काचा का तापा लिख दिया। एक का मतलब क्या हुआ? काचा का तापा लिख दिया है। तो ये पहला अक्षर यदि ना अथवा मां से मिलेगा तो पहला अपने पचवे में बदल जाएगा।
पहला अपने पचवे, मतलब का चटा तापा के बाद यदि नामा होगा तो का चटा तापा अपने पचवे अंगा इयाड़ा नामा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप वो पूरा शब्द ना लिखे, सिर्फ हमने लिखा पहला नामा से मिलेगा तो पहला अपने पचवे में बदल जाए, मतलब जो भी पहला अक्षर होगा वो अपने पचवे में चला जाएगा। ठीक, तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया हमने लिखा वाक धन मैं लिख दिया, तो का पचवा क्या होता है? अंगा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वांग मैं हो जाएगा, का पचवा अंगा हो गया। बस वही तो हमने बोला, पहला हमने पचवे में जाएगा यदि ना मा होगा तो, चाहे ना होगा चाहे मा, एक ही तो वर्ड होगा। जैसे हमने लिख दिया पुत्र धन नदी लिख दिया, तो ता का पचवा क्या होता है? ना होता, ता था ना था ना, तो ये क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। अगर हमने लिखा पुत्र धन नया लिखा तो क्या हो जाएगा? उन्नयन हो जाएगा। अगर हमने चित्त धन मैं लिख दिया तो क्या हो जाएगा? चित्त धन मैं बराबर क्या हो जाएगा? चिन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्मय। तो हमने बताया पहले वर्ड के बाद यदि नामा होता है तो पहला अपने पचवे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पचवे में। जैसे हमने लिख दिया सट धन मुख लिख दिया, हमने सट धन मुख लिख दिया, हमने सट धन मार लिख दिया। तो टा का पचवा क्या होता है? ड़ा होता है। क्या हो जाएगा? सड़ मुख हो जाएगा। हमने सड़ धन मार्ग लिखा तो क्या हो जाएगा? सड़ मार्ग। दूसरा रूल समझ में आया है कि नहीं आप लोग? हमने बताया पहले वर्ड के बाद यदि नामा होगा तो पहला अपने पचवे में बदल जाए। ये नियम समझ में? अगर आप समझ गए फिर अगला रूल बताते हैं। जैसे देखो अगला रूल ये लिखा है, यदि माँ हो इसके बाद माँ हो तो माँ जो होगा, माँ जो होता है ये द्वित्व तो हो जाएगा, मतलब माँ दो बार लिखा जाएगा, माँ द्वित्व तो हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि माँ अगर दो बार आया तो उसको माँ का क्या करेंगे? माँ को द्वित्व कर देंगे। जैसे हमने आपके सामने लिखा सम प्लस मान लिखा तो क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया सम धन मेलन लिख दिया तो सम्मेलन हो जाएगा। हमने समधन मुख लिख दिया तो क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। अगर हमने सम धन मति लिख दिया तो क्या हो जाएगा? सम्मति हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? माँ के बाद माँ होगा तो माँ क्या हो जाएगा? माँ क्या हो जाएगा? माधुरित्व हो जाएगा, मतलब माँ को हम दो बार लिख देंगे। तो समधन मान बराबर सम्मान, समधन मेलन बराबर सम्मेलन, समधन मुख बराबर सम्मुख, समधन मति बराबर सम्मति हो जाएगा। ये बात समझ में है? अगर ये समझ गए फिर अगला रूल बताते हैं आपको। ये भी देखो माँ हो, अगला रूल ये है माँ हो इसके बाद अस्पर्शी समझिए। अस्पर्शी का मतलब आप समझिए का से लेके माँ तक जो 25 वर्ड होते हैं इनमें से कोई भी अक्षर हो, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ड माँ होना चाहिए। इसके बाद 25 अक्षर में से का से लेके माँ तक का कोई भी वर्ड होगा तो जो अस्पर्शी होगा उसके पचवे में चला जाएगा या उसका हम अनुस्वार लगाते हैं। तो यदि माँ के बाद स्पर्शी वर्ड मतलब का से लेके माँ तक का हो तो माँ जो होता है स्पर्शी के पचवे में या उसका अनुस्वार लगा देंगे। स्पर्शी के पचवे में चला जाएगा या हम उसका क्या कर देंगे? अनुस्वार लगाएंगे। माँ के बाद स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब का से लेके माँ तक कोई भी वर्ड होगा
तो जो माँ वर्ड पहला वाला होगा, जो भी स्पर्शी होगा उसके पछले में बदल देंगे या उसका अनुस्वार लगाएंगे, वो सही हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हमने आपके सामने लिखा सम धर गम लिखा, तो गा क्या है? स्पर्शी है। तो स्पर्शी का पछला क्या होगा? गा का पछला क्या होगा? गा जिस लाइन में आता है उसका पछला क्या होगा? अंगा होगा ना। तो ये क्या करोगे आप? ऐसे करोगे, संगम कर लो। चाहे ये लिखो और चाहे संगम आप ये लिखो, दोनों सही, गलत नहीं होगा। दोनों में से जो भी लिखोगे सही है। जैसे हमने लिख दिया पम पम और धन जब लिख दिया, तो चा का पछला क्या होता है? क्या होगा? इया होगा। ऐसे करोगे, पंचम चाहे आप ऐसे लिखो और पंचम चाहे आप ऐसे लिखो। जैसे हमने लिख दिया किम प्लस तो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? किंतु आप ऐसे भी लिख सकते हो, किंतु आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया परम और धतु, तो आप परंतु चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे परंतु आप ऐसे लिखो। जैसे हमने लिख दिया सम धन पूर्ण, तो इसको आप संपूर्ण चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे संपूर्ण आप ऐसे लिखो। जैसे अगर हमने लिख दिया सम धन फर्क लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? संपर्क हो जाएगा। बात समझ नहीं? तो हमने बताया माँ के बाद यदि स्पर्शी वर्ण होता है तो माँ स्पर्शी के पछले में चला जाएगा या उसका हम अनुस्वार लगा देंगे। ये बात समझ में है? तो बताओ अगला रूल ये कौन सा था? 2 और 3, ये पांचवा था। पांचवा होगा, पांचवा पेज है, अच्छा चलता है। एक सेकंड, इसके बाद ये दूसरा था, फिर इसके बाद ये पहला था, फिर इसके बाद दूसरा हो गया, फिर इसके बाद ये तीसरा हो जाएगा और फिर इसके बाद ये जो होगा ये चौथा हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? चौथा। अब बात करते हैं पचवे रूल में। कौन सी बात करते हैं? पचवा जो होगा, अब जो पचवा है, अगर हम पचवे रूल का बात करें तो ये ऐसे बोलोगे माँ हो, इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ मतलब यार अलावा, हमने आपको पढ़ाया अंतस्थ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यार अलावा वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं। तो माँ के बाद अंतस्थ हो या ऊष्म हो। ऊष्म का मतलब सा 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 हा, मतलब माँ के बाद यदि ये 8 वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं? माँ का क्या करते हैं? अनुस्वार लगे, माँ का अनुस्वार लगाते हैं। अब देखो, यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ड होगा तो माँ का अनुस्वार लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो सिर्फ हम वृद्धि का प्रयोग करेंगे। माँ के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमने आपके सामने लिख दिया सम धन यो, तो अंतस्थ है या अलावा, तो ये क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। सम धन रक्षण, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। और सम धन विधान, तो क्या हो जाएगा? सम विधान हो जाएगा। सम प्लस वेग, तो क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। हमने लिख दिया सम और प्लस वत लिख दिया, क्या हो जाएगा? संवत हो जाएगा। हमने सम धन हार लिख दिया तो संहार हो जाएगा। हमने सम धन से लिख दिया तो संशय। मेरी बात समझ में? माँ के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण होगा तो माँ का अनुस्वार लगे।
क्या करेंगे? माँ का अनुस्वार लगाएंगे। तो जैसे आपके सामने लिखा था समधन योग बराबर, तो क्या हो गया? संयोग। समधन रक्षण लिखा तो संरक्षण, समधन विधान लिखा तो संविधान, समधन वेग बराबर समवेग, समधन मत बराबर समवत, समधन हार बराबर संहार और समधन से बराबर क्या हो गया? संशय हो गया। तो ये समझ में आया? तो हमने 5 रूल आपको व्यंजन संधि में बता दिया। फिर अब अगला रूल बता, ये पांचों समझ में आया? पहला बताया पहले के बाद तीसरा चौथा अंत स्वर होगा तो पहला अपने तीसरे में जाएगा। दूसरा बताया पहले के बाद नामा होगा तो पहला अपने पचवे में जाएगा। तीसरा बताया माँ के बाद माँ होता तो माँ द्वित हो जाता है। चौथा हमने आपको बताया है कि यदि माँ के बाद स्पर्शी होता है तो माँ स्पर्शी के पचवे में चला जाएगा या उसका हम अनुस्वार लगा देंगे। और फिर इसके बाद ये बताया कि माँ के बाद यदि अंतस्थ या उष्ण होगा तो क्या करेंगे? माँ का अनुस्वार लगाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो अगले रूल पे चलते हैं। ठीक, अब अगला नियम ये कहता है, ये जैसे देखो मान लो हमने आपके सामने ये ता वर्ड लिखा, क्या लिखा? ता। अब ये ता वर्ड मिलेगा किसी से भी, जैसे अगर मान लो हमने ऐसे लिखा, यदि ये चा अथवा छा से मिलता है तो ये जो ता होता है वो चा में चला जाता है। यदि ता वर्ड के बाद अगर हमने आपसे पूछा या कहा ये जैसे ता वर्ड लिखा, ता के बाद क्या चीज? हाँ, इसको छठवां रूल कह सकते, 5 हो क्या डीएम से, मतलब आप कोई ये नंबर दो, 1 2 3 4 5 कोई नहीं, बस आप सारे समझे ना? हाँ, सारे समझे रहोगे, कोई ये नंबरिंग का मतलब नहीं रहेगा। हाँ, व्यंजन का भी जितना भी पढ़े व्यंजन विसर्ग का भी हमने जिक्र नहीं किया था। तो जैसे देखो हमने बताया कि ता वर्ड हो, उसके बाद चा अथवा छा होगा तो ता किस में चला जाएगा? चा। जैसे हमने लिख दिया उद्धरण चारण, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चारण। अगर हमने लिख दिया उद्धरण चारित लिखे होते तो क्या हो जाता? उच्चारित हो जाता। क्या हो जाता? उच्चारित। अगर हम ऐसे लिखे होते उद्धरण छेद लिखे होते तो क्या हो जाता? उच्छेद हो जाता। तो हमने बताया यदि ता वर्ण के बाद चा अथवा छा होता है तो जो ता होता है वो चा में बदल जाता है। किसमें चला जाएगा? किसमें जाएगा? चा में चला जाएगा। अब दूसरा देखो, यदि ता के बाद जा होता है तो ये जो ता होता है, ये जो ता होगा वो किसमें चला जाएगा? जा में। यदि ता वर्ण के बाद जा होगा तो ता जा में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? जा में। जैसे हमने लिख दिया उद्धरण ज्वल लिख दिया तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। दोनों जा आधा ही रहेगा। ये वर्तनी की दृष्टि से पूछता, बहुत बार पूछता है। जैसे कि जा सोचो कि ये वाला पूरा कर दे तो गलत हो जाएगा। उद्धरण ज्वल बराबर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। अगर हमने लिखा यदि ता के बाद चा हो गया, जा हो गया, यदि ता होता टा, तो ये जो ता होता है वो किसमें चला जाएगा? ता में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? ता में। जैसे हमने लिख दिया बृहत और घन टीका ले, तो ये क्या हो जाएगा? बृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहत टीका हो जाएगा। मतलब ता को दो बार हमने बताया यदि ता वर्ण के बाद ता होता है तो ता किसमें बदल जाता है? ता में चला जाएगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया तत् धन टीका लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? तट्टिका। नदी का जो तट होता है उसे तट्टिका होगा। ठीक, तो यदि ता के बाद डा होता है तो ये जो ता होता है वो डा में चला जाएगा। जैसे हमने लिख दिया उद्धरण डयन लिख दिया तो उड्डयन हो जाएगा। तो बताओ ता के बाद चा होगा तो ता किस में जाएगा? चा। ता के बाद यदि जा होगा ता किस में जाएगा? जा में। यदि ता के बाद ता होगा तो ता किस में जाएगा? ता में। यदि ता के बाद डा होगा तो ता किस में जाएगा? डा में जाएगा। ठीक, यदि ता के बाद ला होता है तो ये जो ता होता है वो ला में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा।
जैसे अगर हमने लिख दिया उद्धन लेख, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। यदि ता के बाद सा होता है, यदि ता के बाद सा होता है, यहां हमें दो शब्द देखते हैं। यदि ता के बाद सा होता है तो ये जो ता होता है वो चा में जाता है, और ये जो सा होता है वो छा में जाता है। यहां दोनों बदल जाते हैं। यदि ता अक्षर हो सा से मिलेगा तो जो ता होगा वो चा में बदल जाएगा, और जो सा होगा वो छा में बदल जाएगा। यहाँ दोनों बदल जाता है। किसमें बदल? दोनों बदलता है। जैसे अगर हमने लिख दिया उद्धन श्वास लिख दिया तो ये उच्छ्वास हो जाएगा। ता किसमें गया? चा में। सा किसमें गया? छा में। और जो बचा था उद्धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो गया। अगर हमने लिख दिया उद्धन शास्त्र लिख दिया तो उच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छास्त्र हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया उद्धन शिष्ट लिख दिया तो उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। जो खाने से जूठा भोजन बचता उसी को उच्छिष्ट कहते हैं। तो बताओ, यदि ता के बाद सा होगा तो ता किस में जाएगा? ता किस में जाएगा? चा में जाएगा। और सा किस में जाएगा? छा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सा में। अब यही ता के बाद यदि हा होता है, यदि ता के बाद हा होता है अब जैसे देखो हमने लिखा यदि ता के बाद क्या हो? यदि ता वर्ण के बाद क्या हो? ये हा वर्ण। ठीक, तो ये जो ता होता है वो दा में चला जाएगा, और जो हा होता है वो धा में चला जाएगा। यहां दोनों बदल। यदि ता वर्ण के बाद हा होगा तो जो ता होगा वो दा में जाएगा, जो हा होता है वो धा में जाएगा। किसमें जाएगा? ये देखने में एक रूप लग रहा होगा। एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 रूप लेके मैं बता दिया हमने आपको। जैसे अगर ये करोगे तो ता से संबंधित नियम बोल के सातों एक लाइन में बोल दो, और सातों मिक्स करके एक साथ लिख दो। ऐसा भी रूल बन जाएगा, अलग अलग करके लिखो, अलग अलग रूल बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमने बताया है यदि ता के बाद क्या होगा? हा होगा तो ता किस में जाएगा? दा में जाएगा, और हा किस में जाएगा? था में जाएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया तत्, हमने लिख दिया तत् धन हित लिखा, तो बताओ ता का तीसरा क्या होगा? मतलब ता किस में जा रहा है? दा में। और हा किस में जा रहा है? धा में जा रहा है। तो इसको आप कैसे करोगे? अगर ये ऐसे लिख रहे हो, ये शुद्ध लिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन शुद्ध लिखा उच्चारण तो यही बोलोगे, तद्धित ही बोलना है। लेकिन अगर इसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये लगेगा कि आपको धा आधा है, दा पूरा है, लेकिन वो गलत है। धा पूरा है, दा आधा है। तत्धनित बराबर क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। ता दा में गया, हा किस में गया? धा में गया। तो यही देखो हमने बताया था कि यदि ता के बाद दा होता है तो ता दा में चला जाएगा, हा धा में चला जाएगा। जैसे अगर हमने आपके सामने लिख दिया उद्धन हत लिख दिया तो ता किस में जाएगा? दा में। और हा किस में जाएगा? धा में जाएगा। और तब क्या चीज? जैसे ये नहीं ता द ही त, आप ऐसे पढ़ो तद्धित पढ़ोगे, और वो भी ये जो देख रहे हैं ये तद्धित ही लिखा है। पर आप पहले दा का उच्चारण करोगे, धा बाद में है, धा पे ही की बात करें, दा पे नहीं। अरे अच्छा, ये चीज यहाँ हमें क्या करना था? धा करना था हमें। ऐसे सही तो लिखा था भाई, सही था, कहाँ गलत था? ऐसे देखो बोला है ना, ये चीज यहाँ ऐसे लिखा, लेकिन लिखने का रूप ये जो धा आपको दिख रहा है, ये धा
इसमें ये सही ये वही लिखा कि हमने ता को दा में ले गया, हा को धा में ले गया, लेकिन बीच में आधा इसे नहीं लिखा। अच्छा यार आप इसको धाइए, पहले वाले में जरा सही बोल रहे हो। यहाँ हमने तद किया था और ये धी ऐसे तद्धित जैसे ये बोल रहे ना, यहाँ पे हा ही लिख दिया था वो। अब ये जैसे यहाँ लिखा तो आप इसको वो कर सकते हो। जैसे हमने उद्धत लिखा है तो आप अगर लिखोगे तो ये रूप ऐसे बने। ये आपने ऐसे लिखा है। अब यहाँ हमने उद्धत लिखा, उद्धत लिखा तो ता का तीसरा मतलब ता किस में जाएगा? दा में जाएगा। हा किस में जाएगा? धा में जाएगा। आपने उद्धत ऐसे लिखा, अगर इसको लिखना है तो उद्धत इस तरीके से है, वो भी सही, लेकिन लिखने वाला हम लोग पुस्तकों में वो वाला रूप देखते हैं लिखा होगा, ये वाला है, लेकिन ये गलत नहीं लिखा। आपको दिख रहा होगा इसमें कि धा आधा है, दा पूरा है, लेकिन वो गलत है। धा पूरा है, दा आधा। धा क्या है? पूरा है, और दा क्या है? आधा है। और इसमें जैसे देखो दा आधा पूरा लग रहा है। तो बताओ यदि ता वर्ण के बाद चा छा होगा तो ता किस में जाएगा? चा में। यदि ता के बाद जा होगा तो ता किस में जाएगा? जा में। यदि ता के बाद टा होगा तो ता किस में जाएगा? ता में। यदि ता के बाद डा होगा तो ता किस में जाएगा? डा में जाएगा। यदि ता के बाद ला होगा तो ता किस में जाएगा? ला में। यदि ता के बाद सा होगा तो ता चा में जाएगा, सा छा में जाएगा। यहाँ दोनों बदल रहा है। फिर अगला रूल हमने बताया, यदि ता के बाद हा होगा तो ता दा में जाएगा, और जो हा होता है वो धा में बदल जाएगा। ये समझ में आया? तो 5 रूल उधर बताया था और 7 इधर है। 7, 5, 12 रूल ये व्यंजन संधि। अगर आप इतना समझ गए तो व्यंजन संधि खत्म। मतलब इसमें अगर ये अलग अलग करेंगे तो ये 6-7 रूल बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 उधर बताया, 7, 5, 12 नियम होंगे। लेकिन हम इसको 12 ना करके हम 5 उधर पढ़े थे, 1 ही पढ़ ले, 6 नियम में खत्म। व्यंजन संधि समझ में आया कि नहीं? बताओ व्यंजन संधि किसे कहते? व्यंजन के बाद जैसे देखो आपके सामने लिखा था हमने, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद क्या हो? स्वर्या व्यंजन हो तो क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। पहला रूल क्या बताया था? पहले के बाद तीसरा, चौथा अंतस्थ या स्वर हो तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। ये पहला रूल हमने आपको बताया। फिर हमने आपको दूसरा रूल कौन सा बताया कि पहले के बाद क्या हो? ला या मा हो। सारे लोग बोल रहे हैं पहले के बाद ला मा हो तो पहला अपने पचवे में बदल, किसमें बदलता है? पचवे में बदल जाएगा। फिर अगला रूल हमने आपको क्या बताया था? यदि माँ हो उसके बाद माँ हो तो माँ द्वित्व हो जाता है, मतलब माँ को हम 2 बार लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा सम धनवान बराबर क्या हो गया? सम्मान। सम धन मेलन बराबर सम्मेलन। सम धन मुख बराबर सम्मुख हो गया। फिर अगला क्या बताया था? बताया था माँ के बाद स्पर्शी हो। स्पर्शी का मतलब का से लेके माँ का कोई भी 25 वर्ण में से होगा तो जो माँ होगा स्पर्शी के पचवे में चला जाएगा या उसका हम अनुस्वार लगा देंगे। ये बात समझ में आई आपको? फिर अगला रूल हमने क्या बताया था कि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण होता है तो माँ का हम क्या करते हैं? अनुस्वार लगा देते हैं। क्या करते हैं? अनुस्वार लगा देते हैं। फिर अगला रूल हमने आपको बताया था कि यदि ता हो उसके बाद चा अथवा छा होगा तो ता किस में चला जाएगा? चा में चला जाएगा। यदि ता के बाद जा होगा तो ता किस में चला जाएगा? जा में चला जाएगा। यदि ता के बाद डा होगा तो ता डा में चला जाएगा। यदि ता के बाद ता होगा तो ता में चला जाएगा। यदि ता के बाद ला होगा तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ता के बाद सा होगा तो ता चा में जाएगा, सा छा में जाएगा। यदि ता के बाद हा होगा तो ता धा में जाएगा, हा धा में चला जाएगा। अगर आप इतना समझ गए तो व्यंजन संधि समाप्त। अब हम लोग किस पे चलते हैं? विसर्ग। तो स्वर खत्म, व्यंजन खत्म, अब किस पे चलते हैं? विसर्ग।
एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे, हमारा एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ऐड होता जाएगा। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे वर्णमाला खत्म हुआ तो समझो कि एक दो क्वेश्चन अगर आया तो आसानी से आप सॉल्व कर लिए। फिर आज हम लोगों ने संधि पढ़ लिया, तो संधि का भी बाय द वे आपसे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, पूछता कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। संधि का भी जब कवर हो जाएगा ये चैप्टर, फिर अगला चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर 2 दिन से ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब कोई भी चैप्टर रहेगा 2 दिन और उसे हमें खत्म करना है, और हम प्रयास करेंगे 100% आपको समझ में भी आए। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग बता दीजिए, एक बार दोबारा बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, तो चलो देखते हैं अगला रूल, मतलब विसर्ग संधि का ये छठवां। अब जैसे अगर हमने आपसे विसर्ग संधि की बात की, अगर पूछे विसर्ग संधि क्या, ऐसे विसर्ग होगा इसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो इसे हम क्या कह देंगे, विसर्ग संधि कह देंगे। तो बताओ विसर्ग संधि क्या होगा? आप बोलोगे विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उसे हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। कभी कभी आपसे परिभाषा भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि विसर्ग के बाद स्वर होगा तो कौन सा संधि होगा, या विसर्ग के बाद व्यंजन होगा तो कौन सा संधि होगा। तो जब आपको पता रहेगा कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कह देंगे। जैसे देखो पहला रूल हमने आपको बताया, ये विसर्ग हो क्या हो, पहले इसका विसर्ग पे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लो हमने लिख दिया नि धन आशा, हमने लिख दिया नि प्लस दे, तो विसर्ग रा में बदलता है। एक रूल होता है कि विसर्ग के पहले यदि आ नहीं है, कोई दूसरा स्वर लगा है तो विसर्ग रा में चला जाता है, क्योंकि यहाँ आ नहीं है, ई दिख रहा है ना, तो विसर्ग रा में जाएगा। तो आपने विसर्ग को रा में जब बदला तो यहाँ स्वर था, इस नाते इसको पूरा कर दिया, नि धन आशा बराबर क्या हो गया, निराशा हो गया। नि प्लस दे लिखा, विसर्ग किस में गया, रा में गया, तो ये व्यंजन आया था तो इस नाते वो आधा हो गया। तो अभी देखा आपने विसर्ग के बाद स्वर भी आया था और विसर्ग के बाद व्यंजन भी आया था। अगर पूछे कि विसर्ग संधि क्या है तो बोलोगे विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए उसे हम क्या कह देंगे, विसर्ग संधि कह देंगे। क्या कह देंगे, विसर्ग संधि। अब इस पे हम लोग देखते हैं नियम। अब पहला जैसे देखो हमने लिखा ये विसर्ग हो, इसके बाद च अथवा बड़ा च, तो चा छा कहां से बोलते हैं, तालु से, तो ये तालव्य में चला है। विसर्ग किस में चला जाएगा, तालव्य। यदि विसर्ग के बाद ता अथवा ठा होगा, ता ठा मूर्धा से बोलते हैं तो मूर्धा में सा में चला जाएगा। यदि ता के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता अथवा था होता है तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। ये आपका पहला रूल। विसर्ग के बाद चाचा होगा तो विसर्ग किस में बदलेगा, तालव्य सा में, क्योंकि चाचा तालु से बोलते हैं तो तालव्य सा में बदल देंगे। यदि विसर्ग होगा उसके बाद टा अथवा ठा होगा तो टा ठा मूर्धा से बोलते हैं तो मूर्धन्य सा में विसर्ग बदल जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता अथवा था होगा तो जो विसर्ग होगा वो दंत सा में बदल जाएगा, क्योंकि ता था को हम दंत से बोलते हैं तो वो दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अब जैसे देखो, अगर हमने आपके सामने लिखा नि धन चल, तो बताओ चा है तो किस में जाएगा, कौन सा सा में जाएगा, तालव्य सा में, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो गया। अगर हमने लिखा होता नि धन छल लिखा होता तब क्या होता, निश्चल हो जाता। अगर हमने ऐसे लिख दिया कह प्लस चित लिख दिया तो क्या हो जाता, कर्षित हो जाता। अगर हमने नि धन च लिख दिया तो क्या हो जाएगा, निश्चय। मेरी बात समझ में आई थी? हमने बोला कि विसर्ग के बाद
यदि चा अथवा छा होगा तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाएगा। ये बात समझ में? अब देखो, विसर्ग के बाद यदि ता अथवा ठा होगा तो विसर्ग मूर्धन्य सा में चला जाएगा, क्योंकि वो मूर्धा से उच्चारित होता है, इस नाते वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया नि धन ठुर, लिख दिया नि धन ठुर लिख दिया तो क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया दु और प्लस ट लिख दिया तो क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया धनु और धन टंकार लिख दिया तो धनुष टंकार। अब बताओ, अगर विसर्ग के बाद ता था होगा तो क्या हो जाएगा? किसमें जाएगा? दंत सा में जाएगा। नि धन तेज बराबर क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। और नि और धन तार तो क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। और दुख धन तार लिख दिया तो क्या हो जाएगा? दुस्तार हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बताओ कि विसर्ग के बाद यदि चा छा होगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य सा में। विसर्ग के बाद टा ठा होगा तो विसर्ग किस में जाएगा? मूर्धन्य सा में। और विसर्ग के बाद ता था होगा तो विसर्ग किस में जाएगा? दंत सा में बदल जाएगा। अब इसको आप कभी बड़ा सा और पेटचिरौगा सा छोटका सा मत बोलिएगा, आप बोलिएगा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। वो पुराने जमाने में लोग पढ़ते थे कि पेटचिरौगा वाला सा, सटकोड़ वाला सा, ऐसा लोग पढ़ते थे। बड़ा सा बोलते थे, छोटका सा बोलते थे। वो बड़का छोटका सा नहीं है, ठीक? आप बोलोगे तालव्य सा है, मूर्धन्य सा है और दंत सा, ये चीज बोलिएगा, ठीक? अब जैसे देखो, तो पहला रूल हमने बताया विसर्ग के बाद चा छा तो बड़ा सा का था तो मूर्धन्य सा, ता था होगा तो छोटा सा में चला जाएगा। अब देखो अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं कि यही विसर्ग हो। अच्छा है, आगे बढ़ा। जैसे देखो ये विसर्ग हो, इसके बाद का खा या पा फा हो तो विसर्ग कभी बदलता है, कभी बदलता है और कभी नहीं। अब देखो जैसे हमने का छा का ता पा खा छा खा खा फा, सिर्फ हम पहले दूसरे वर्ड की बात कर रहे हैं अभी, तो हमने आपको चा छा बता दिया, टा ठा बता दिया, ता था बता दिया। बचा कौन था? का खा और पा फा। तीन पांच वर्ग होते, तीन को बता दिया था तो दो बचा था। तो जब विसर्ग के बाद का अथवा खा होगा, पा अथवा फा होगा, बदलने को तो बदलेगा, लेकिन कभी बदलेगा और कभी नहीं। और बदलेगा तो ही सा में बदलेगा, वहां भी सा में बदल रहा है, यहां भी सा में बदल रहा है, लेकिन वो शब्द की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि कहाँ हम मूर्धन्य सा करेंगे, कहाँ हम दंत सा करेंगे, कहाँ तालव्य सा करेंगे। बदलेगा तो सा में ही बदलेगा और नहीं बदलेगा तो विसर्ग वैसे का वैसे हमें दिखेगा। जैसे मान लो हमने आपके सामने लिख दिया, ऐसे लिख दिया दुख और प्लस क, तो आप ऐसे दुख लिखा देखते हैं, ऐसे दुख लिखा। अगर हमने ऐसे लिख दिया प्रातः और प्लस काल, तो आप प्रातः काल ऐसे लिखा देखते हैं। अगर हमने लिख दिया अंतःधन कथा लिख दिया, तो आप देखोगे अंतः कथा आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक? अगर हमने लिख दिया अंतःधन पुर लिख दिया, अंतःधन पुर लिख दिया, अंतःपुर ऐसे लिखा मिलेगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया नमः और धन काल, तो क्या हो जाएगा? लेकिन कौन सा सा? छोटा सा। अगर हमने लिख दिया पूरह प्लस काल, तो क्या हो जाएगा? पुरस काल। अगर हमने लिख दिया तीरह धन काल, तो क्या हो जाएगा? तिरस काल। अगर हमने लिख दिया भा प्लस कर,
तो क्या हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भास्कर। अगर हमने लिख दिया निधन पाप, निधन पाप, अब यहां कौन सा सा होगा? मूर्धन्य सा। निधन पाप बराबर क्या होगा? निस पाप हो जाए। निधन फल लिख देते तो क्या होता? निष्फल। लेकिन कौन से सा में जाता? मूर्धन्य सा। बदलेगा तो सा में ही बदलेगा, लेकिन जब बदलेगा तब हम देखेंगे कि वो दंत सा में होगा या मूर्धन्य सा में होगा या तालव्य सा में होगा। वो शब्द की वर्तनी पर निर्भर होगा। किस पर निर्भर होगा? शब्द की वर्तनी पर निर्भर होगा। तो यदि विसर्ग के बाद काखा या बाफा होता है तो विसर्ग कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है। अगर बदलता भी है तो किसमें बदलता है? सा में ही बदलता है। किसमें बदलता? सा में। आपके सामने शब्द भी लिखा था जहां नहीं बदला, दुख धन लिखा तो दुख ऐसे लिखा मिलता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे प्रातः घटकाल लिखा तो प्रातः काल ऐसे लिखा मिलता है, अंतर धनपुर लिखा अंतःपुर, अंतर धन कथा लिखा ऐसे मिलेगा। लेकिन नमः धनकार किया तो नमस्कार, पुरः पुरस्कार किया पुरस्कार, तिरः पुरस्कार किया तिरस्कार, वह पुरस्कार किया तो भास्कर, निधन पाप किया निष्पाप, निधन फल किया तो निष्फल, और निधन कलंक करते तो क्या हो जाता? निष्कलंक होता। लेकिन कौन सा सा होता है? मूर्धन्य सा। निष्कलंक में कौन सा सा लिखो? मूर्धन्य सा ही लिखो। तो ये दूसरा रूल समझ में आया कि नहीं? विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में टोटल 5 रूल है, 2 रूल बता दिए, 3 रूल और बता देंगे, संधि आपका समाप्त हो जाएगा। तो जैसे देखो, पहला रूल बताया विसर्ग के बाद अच्छा तो बड़ा सा, टाठा तो मूर्धन्य सा, ताथा होगा तो छोटा सा। फिर हमने बताया काखा होगा या पाफा होगा, कभी बदलेगा और कभी नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आ गया आप लोग? अब देखो अगला रूल बताते हैं। जैसे देखो, अगर हमने आपसे कह दिया कि जैसे विसर्ग हो, विसर्ग हो ना, इसके पहले क्या हो? आ हो, और विसर्ग के बाद ऐसे ऐसे हमने डैश कर दिए, कुछ भी लिखा हो, पूरा वर्णमाला ही क्यों ना लिखा। तो ये जो विसर्ग के पहले आ होता है ये ऊ में चला जाता है, और आगे जो आ लिखा, ये विसर्ग जो विसर्ग जो होता है ये ऊ में जाता है और आगे वाले आ से मिलके आ ओ हो जाता है। ये बहुत बड़ा रूल है, विसर्ग संधि का सबसे बड़ा रूल है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो हमने लिखा विसर्ग हो, इसके आगे क्या लिखा होना चाहिए? आ। ह्रस्व दीर्घ बस, लेकिन आ होना चाहिए। लेकिन विसर्ग के पीछे कुछ भी हो, जैसे हमने पहला दूसरा तो बात कर लिया, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अंतस्थ हो, स्वर हो, कुछ भी लिखा हो, तो जो विसर्ग होता है वो ऊ में बदल जाता है। ये विसर्ग किस में जाता है? ऊ में। और ये जो सामने वाला इसके आ दिख रहा है, आ ऊ मिलके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अभी वर्णमाला में हमने पढ़ाया था कि आ प्लस ऊ मिलके क्या होता है? ओ होता है। जैसे मान लो हमने आपके सामने से लिखा मन धन जय लिख दिया, हमने मन धन भाव लिख दिया, हमने मन धन रथ लिख दिया, हमने मन धन हर लिख दिया, और फिर इसके बाद हमने सर धन जय लिख दिया, हमने सर धन वर लिख दिया, हमने यश धन दा लिख दिया, हमने पय धन द लिख दिए, और हमने लिख दिया। अब एक बात हमें बताओ, देखो विसर्ग है ना, सबके पहले क्या दिख रहा है? आ। हमें तीसरा भी अक्षर दिखा, चौथा भी अक्षर दिखा, अंतस्थ भी दिखा, ऊष्म भी दिखा, मतलब अलग अलग वर्ण दिख रहे हैं ना। लेकिन विसर्ग के पहले क्या है? आ है, और विसर्ग तब किसमें जाता है? ऊ में, और अपने वाले आगे वाले आ से मिलके क्या हो जाता है? ओ। तो मन प्लस ज लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? मनोज हो गया। मन धन भाव लिखा तो क्या हो जाएगा? मनो भाव हो जाएगा।
जैसे कुछ बच्चा रटा होता मन धन भाव, ऐसे कह देगा मन धन भाव बराबर मनोभाव, पूछो कि काहे हुआ तो बोलेगा हो गया। लेकिन जैसे अगर उसको रूल समझ में है, नियम जानता है, तो बोलेगा कि विसर्ग के पहले आ है तो विसर्ग ऊ में गया था, आगे वाले आ से मिलके ओ हो गया है। वर्णमाला में ही हमने आपको समझाया था कि आ प्लस ऊ ही मिलके क्या होता है, ओ होता है। हमने आपको कोई शब्द रटने को नहीं बोला, हमने आपको रूल सही समझाया, फिर शब्द बताया है, और आप लोगों का दायित्व है कि जो बताया जाए उस पर जाके घर पर काम करें, तो जल्दी आपको समझ में आए। और जो ना समझ में आए आप क्लास में लेकर आओ, जैसे मैं क्लास से निकला फिर आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी चीजें जिसकी दिक्कतें रहे वो अपनी दिक्कतों का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे देखो, अगर सरल ये मन धन रथ लिखा है तो विसर्ग किस में गया, ऊ में, आ ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मनोरथ हो गया। मन धन हर लिखा है तो मनोहर हो गया। ये सरल प्लस द लिखा है तो सरोज हो गया, और सरल प्लस वर लिखा है तो सरोवर हो गया। यशर प्लस द लिखा है यशोदा हो गया। पर पय धंध लिखा पयोध, ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर हमने यशय धन धरा लिखा होता तो क्या हो जाता, यशो धरा हो जाता। बस समझ में आया कि बहुत बड़ा रूल था, लेकिन ऐसे समझो समझ लिया हम लोग कि विसर्ग के बाद कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, तो विसर्ग किस में जाता है, ऊ में, और आ ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये रूल समझ में आया। अब देखो अगला रूल, अगला रूल इसी के जस्ट थोड़ा सा संबंधित ही है। ऐसे विसर्ग हो, इसके पहले आ नाम, क्या नाम, आ, तो ये, और इसके बाद कुछ भी हो, वही वाला रूल, लेकिन तब ये विसर्ग किस में चला जाता है, रा में। अगर आप समझे तो ये बहुत बड़ा सा रूल है, लेकिन एक लाइन में समझ लो कि विसर्ग लिखा हो, इसके पहले आ वर्ण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आ, और उसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन उसके विसर्ग के बाद भी कुछ भी होगा तो विसर्ग किस में चला जाएगा, रा में। एक चीज याद रखना, विसर्ग के पहले आ है तो ऊ में आ ऊ मिलके ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले यदि आ नहीं है तो विसर्ग रा में चला जाता है। किसमें चला जाएगा, रा में चला जाएगा। जैसे हमने लिख दिया नि धन दैटे, नि प्लस दैटे, हमने नि धन झर लिख दिया, हमने नि धन आशा लिख दिया, हमने दू प्लस आशा लिख दिया, हमने दू प्लस गुड़ लिख दिया, हमने दू प्लस जन लिख दिया, और नी प्लस गुड़ लिख दिया। अब एक बात बताओ, देख रहे हो विसर्ग के पहले आ दिख रहा है, नहीं, विसर्ग के बाद देख रहे, तीसरा भी दिख रहा है, चौथा भी दिख रहा है, स्वर भी दिख रहा है, तो विसर्ग किस में जाएगा, रा में जाएगा। विसर्ग किस में जाएगा, रा में। तो नी प्लस द लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। अनी प्लस झर लिखा है तो निर्झर हो गया। अनी धनासा लिखा तो विसर्ग रा में गया, लेकिन ये स्वर आ गया था तो इस नाते वो उसको रा को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो नि धनासा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। दू धनासा बराबर दुराशा हो जाएगा। दू प्लस गुड़ बराबर दुर्गुण हो जाएगा। दू प्लस जन बराबर दुर्जन हो जाएगा। और दू प्लस गुड़ दो बार हो गया, एक बार लिखा तो काम अच्छा निर्गुण लिखा सवाल, देखो नहीं प्लस गुड़ लिखा तो क्या हो जाएगा, निर्गुण। बस समझ में आया कि नहीं? तो बताओ, विसर्ग के पहले यदि आ है तो विसर्ग में जाता है, मिल के वो होता है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले आ नहीं है तो विसर्ग किस में जाता है, रा में जाता है। तो समझ गए। तो 4 रूल हमने आपको बताया। कितने रूल, विसर्ग में 4 रूल बताया कि विसर्ग के बाद चाचा तो बड़ा सा, काठा तो मूर्धन्य साथ आता होगा तो छोटा सा, काखा या पापा होता तो कभी बदलता है तो कभी नहीं बदलता है। फिर बताया विसर्ग के पहले यदि आ है तो विसर्गों में जाता, आ मिलके ओ हो जाता है। फिर बताया विसर्ग के पहले यदि आ नहीं होता है तो विसर्ग रा में चला जाता है। तो ये विसर्ग संधि हो गया। इसमें एक रूल और बता दे, विसर्ग संधि समाप्त। जैसे देखो
अगर हमने आपसे कहा ये विसर्ग हो, क्या हो? विसर्ग हो। इसके बाद यदि ह्रस्वी होगा, इसके पहले आप जैसे विसर्ग हो, इसके पहले ह्रस्वी हो, क्या हो? ह्रस्वी हो। और विसर्ग के बाद अगर हम बात करते हैं, जो विसर्ग के बाद है रा होता है, या हो, तो ये विसर्ग के पहले ई हो, रा हो, हमें याद लिख दिया, या चाहे रा हो या। तो ये जो ह्रस्वी होगा वो ह्रस्वी किस में चला जाएगा? ह्रस्वी दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्वी क्या हो जाएगा? दीर्घ। यदि देखो विसर्ग हो, इसके पहले क्या हो? ह्रस्वी हो, तो ये जो विसर्ग के बाद रा या होगा, तो ये जो ह्रस्वी होगा वो किस में चला जाएगा? दीर्घी में। जैसे अगर हमने लिख दिया निधन रोग लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? नि रोग हो जाएगा। और नि धन रज लिखा, तो ये हमने या लिखा, या इससे पढ़ा होगा। नि धन रज लिखा तो क्या हो जाएगा? नि रज। यही है कि विसर्ग के पहले यदि ह्रस्वी है, उसके बाद रा वर्ण होगा, तो ये ह्रस्वी जो होता है वो दीर्घी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? दीर्घी में। तो जैसे हमने नि धन रोग लिखा, तो वो ह्रस्वी कहीं दीर्घी में हो गया, निरोग विसर्ग गायब हो गया। नि धन रज लिखा, तो विसर्ग गायब किया, तो वहां क्या हो गया? दीर्घी हो गया। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो जैसे देखो हमने आपको बताया, पूरा व्यंजन संधि भी बता दिया और विसर्ग संधि भी बता दिया। तो ये टोटल कितने पेज हमारे बने? 11 पेज। कितने बने? 11 पेज बने। तो जैसे व्यंजन संधि, अभी हमने स्वर संधि बताया था, तो 5 रूल इसमें दीर्घ गुण वृद्धि या आदि 5 पेज वो भी आपको हमने समझा दिया था। ठीक, तो बताओ जैसे व्यंजन संधि का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बताओ व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन। और पहला रूल हमने क्या बताया? पहले के बाद तीसरा, चौथा, अंतस्थ या सब होता है, तो पहला अपने तीसरे। और फिर दूसरा रूल हमने क्या बताया आपको? और शब्द भी बताया, वाक धनिस बराबर वागीश, दिग धन अंत बराबर दिगज, दिग धनगज बराबर दिग्गज, दिग धन बराबर दिग्भ्रम, अज धनंत बराबर अजत, सट धनानन बराबर साड़ाधन, सट धनिक बराबर सर्रिक हो गया था, उत धनयोग बराबर उद्योग हो गया था, जगत धनानंद बराबर जगदानंद, अप धनज बराबर अब था, अब धंधा बराबर अब था, अब धंधी बराबर अब थी। ये समझ में? फिर देखो अगला जो हमने आपको बताया, पहले के बाद नामा होता था, तो पहला अपने पछवे पे जाता था। तो जैसे हमने लिखा वाक धनमय बराबर, तो क्या हुआ था? वाक्यमय हुआ था। उत धन्नति बराबर उन्नति हुआ था। उत धन्नयन बराबर उन्नयन। चित धन्मय बराबर चिन्मय। सट धनमुख बराबर सट धर्मार्ग बराबर सदमार्ग। ये समझ में? फिर अगला हमने आपको बताया था कि माँ के बाद माँ होता है, तो माँ क्या होता है? द्वित होता है। क्या होता है? द्वित होता है। तो बताओ समधर्मार्ग बराबर समधर्मेलन बराबर समधर्मुख बराबर और समधर्मति बराबर सर्वति हो गया। अब जैसे अगला रूल बताया, माँ के बाद स्पर्शी हो, तो माँ स्पर्शी के किस में जाता है? पछवे में। या क्या करते थे? अनुस्वार लगाते थे। जैसे समधन्यम बराबर संगम, पम धनचम बराबर पंचम। और फिर इसके बाद लिखा किम धंतु बराबर किंतु, परम धंतु बराबर परंतु, सम धनपूर्ण बराबर संपूर्ण, सम धनपर्क बराबर संपर्क हो गया था। ठीक, इसमें हमने आपको एक बात समझाया था जब वर्णमाला पढ़ा रहा था उस समय, कि जिस वर्ण के पहले देखो गा के पहले अनुस्वार लगा है तो अंगा बोल रहे हैं। अब यहाँ देखो चा के पहले लगा है तो यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ देखो ता के पहले लगा है बा बोल रहे हैं। यहाँ पा के पहले लगा है तो माँ बोल रहे हैं। तो ये सभी वर्ग का पंचमा अक्षर बताया नहीं था, अनुनासिक होता था। अंगा हुआ, या हुआ, डा हुआ, ना हुआ, मा हुआ, ये पांचों वर्ड क्या होते थे?
अनुनासिक के वर्ण होते थे, और अनुनासिक के वर्ण जिस वर्ग के पहले लगा होता है उसी वर्ग का वो पंचमाक्षर उच्चारित करता है। तो यहाँ जो भी लगा है उसका वो पंचमाक्षर बन के बोल रहा है। यहाँ गा था तो अंगा बना, यहाँ ता था तो यहाँ ना बना, यहाँ पा था तो यहाँ मा बना। बात समझ? और यहाँ चा था तो यहाँ बन रहा है। अगला रूल आपके सामने है, यदि माँ के बाद अंतस होता था तो क्या करते थे? माँ का क्या करते हैं? अनुस्वार लगा देते। क्या करते हैं? माँ का अनुस्वार लगा देंगे। जैसे सम धन योग बराबर संयोग, संयोग हो गया सम धन रक्षण बराबर संरक्षण, सम धन विधान बराबर संविधान हो गया, सम धन वेग बराबर संवेग हो जाएगा, सम धन वत बराबर संवत हो गया, सम धन हार बराबर संहार, सम धन से बराबर संशय हो जाएगा। ये समझ में? फिर इसके बाद अगला रूल, जैसे हमने बताया था कि यदि ता हो उसके बाद चा छा हो, ता किस में जाता था? चा पे। जैसे उतधनचारण बराबर उच्चारण, उतधनचारित बराबर उच्चारण, उतधनछेद बराबर उच्छेद। यदि ता के बाद जा होता है, ता किस में जाता है? जा पे। उतधनजल बराबर उज्ज्वल, उतधन ज्वलन बराबर उज्ज्वलन। अब अगर हमने ता के बाद टा बोला है तो ता किस में जाएगा? टा में। जैसे बृहद धन टीका बराबर बृहद टीका, तत् धन टीका बराबर तत्टिका। यदि ता के बाद डा होगा तो ता किस में जाएगा? डा में। उद्धन बराबर उड्डयन। यदि ता के बाद ला होगा तो ता किस में जाएगा? ला में। उद्धन लेख बराबर उल्लेख। यदि ता के बाद सा होगा तो ता चा में जाएगा, सा छा में जाएगा। तो जैसे उद्धन श्वास बराबर उच्छ्वास, उद्धन शास्त्र बराबर उच्छास्त्र, उद्धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो गया था। और यदि ता के बाद हा होता है तो ता दा में जाता था, आधा में जाता था। उद्धनित तत्धनित बराबर तद्वित, उद्धनहत बराबर उद्ध्वत हो गया। ठीक, अब ये व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब आते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि के आपके सामने, विसर्ग संधि किसे बोलो? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो क्या बोलो? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो पहला रूल क्या बताया? चाचा होगा तो बड़ा सा काठा होगा, मूर्धन्य सा ताथा होगा तो दंत सा में जाएगा। समझ में आया? तो जैसे हमने बोला निधन चल बराबर निश्चल, निधन चल बराबर निश्चल, कह प्लसित बराबर कश्चित, निधन च बराबर निश्चय, निधन ढुर बराबर निष्ठुर, दुधन ट बराबर दुष्ट, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, निधन तेज बराबर निस्तेज, निधन तार बराबर निस्तार, दुख प्लस तार बराबर दुस्तार हो गया था। ठीक, अगला रूल आपके सामने है। हमने बताया था कि विसर्ग के बाद ता अथवा खा पा अथवा फा हो तो कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है। तो बदलेगा भी सा में बदलेगा, लेकिन किस सा में बदलेगा वो शब्द की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। जैसे दुख प्लस ख तो दुख ऐसे लिखा मिलता है। ठीक, हमने लिखा प्रातः धनकाल तो प्रातः काल ऐसे मिलता है, अंतः धनपुर अंतःपुर ऐसा लिखा मिलता है, नमः धनकाल नमस्कार ऐसे मिलता है। ठीक, ऐसे। लेकिन हमने पूरे नमः धनकाल लिखा तो नमस्कार, पूरा धनकाल लिखा पुरस्कार, तिरह धनकाल लिखा तिरस्कार, भाव पुरस्कार लिखा तो भास्कर किसका पर्यायवाची? सूर्य का। भाव मतलब होता प्रकाश, कर मतलब होता करने वाला, प्रकाश को करने वाला, उजाला करने वाला कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक, और निधन पाप बराबर क्या हो जाएगा? निष्पाप। और नि प्लस चेष्ट लिखते तो निश्चेष्ट होता, लेकिन कौन वाला सा होता? चाचा होता है तो तालब सा में जाता ना, तो वही बड़ा वाला सा जिसको बोलते हैं तालब सा में चला जाएगा। ये आपने समझा। फिर अगला समझा था कि विसर्ग के पहले आ हो तो विसर्गों में चला जाता, आ मिलके वो हो जाता। ऐसे बोलो ना कि विसर्ग के पहले आ हो तो विसर्गों में जाएगा, आ मिलके दोनों क्या हुआ था? ओ हुआ था मन धन जय बराबर मनोज, मन धन भाव बराबर मनोभाव, मन धन रथ बराबर मनोरथ, मन धन हर बराबर मनोहर, सरह धन जय बराबर सरोज, सरह धन वर बराबर सरोवर, यश प्लस द बराबर पयः धन द बराबर पयः धन द तो पयोध हो गया, और यशः धन धरा बराबर यशोधरा हो गया। बस अगला रूल है आपके सामने। बताया था कि विसर्ग के पहले आ नहीं होता है तो विसर्ग किस में जाता है? रा में जाता है। नि प्लस द बराबर निर्दय, नि प्लस जर बराबर निर्धय, नि धनासा बराबर निरासा, दुह धनासा बराबर दुरासा, दुह धन गुण बराबर
दुर्गुण 2 धन जन बराबर दुर्जन 3 प्लस यहाँ 2 प्लस गुण था तो दुर्गुण था, यहाँ निर्धन गुण है तो निर्गुण। ये बताया। फिर अगला हमने आपको बताया है कि विसर्ग हो, इसके पहले हरस्वी हो, बाद में रा हो, तो हरस्वी वही क्या हो जाता है? दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। अब ये व्यंजन संधि हुआ खत्म, विसर्ग से स्वर खत्म हो गया, व्यंजन हो गया और विसर्ग हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप लोग 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर अभी कुछ देर बाद होता है। नहीं, तब तक चलो आप लोग कुछ हिंदी का वाक्यांश बता दो। संधि खत्म हो गया, अभी अगला चैप्टर दूसरा चालू करेंगे। ठीक, वाक्यांश हमें बताओ आप लोग। अगर मैं पूछूं जो कभी मरता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अमर। और जो कभी पुराना नहीं होता है अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो या जो कभी पुराना ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। और जो जिसे आप कभी जीत नहीं सकते हो अजय। क्या होगा? अजय। और जो कभी हार नहीं सकता वो भी अजय। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो होता अजात शत्रु। और जो शत्रुओं का नाश करता है उसे शत्रुधन कहते हैं। जो शत्रुओं का नाश करे वो है शत्रुधन। जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि या जठरा नल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग या बड़वा नल। और जंगल में लगने वाली आग दावाग या दावा नल हो जाएगा। अच्छा बताओ, कोई गरीब हो, दुखिया हो, उसके सेवा करने का जो आपके मन में भाव जगता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करोगे? उसे शुश्रूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुश्रूषा। ऐसी कन्या जो पिता के घर रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे सुवासिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवासिनी। और ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया जा चुका है उसको वाक्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्दत्ता कहते हैं। अगर हमने पूछा अंडे से पैदा होगा, अंडे से। पिंड से पैदा होगा, पिंडज। जल में पैदा होगा, जलज। और अगर हमने कह दिया धरती को फोड़ के पैदा हुआ है, उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज। दिन में चलने वाला दिनचर, रात में चलने वाला रात्रिचर, निशाचर या रजनीचर भी कह सकते हो या तिमिचर भी कह सकते हो। तो ये तिमिचर, रजनीचर ये सब किसका पर्यायवाची है? राक्षस का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा? राक्षस। ठीक है, 5 मिनट बाद अभी आप लोगों को पढ़ाते, तब तक पानी और पी लीजिए। ठीक, आज सर को कुछ जरूरी काम था तो इस रात क्लास में चले।